जी, तो टाइप कास्टिंग के बाद आप इन्यूमरेशन की वैल्यू इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर की वैल्यू इन्यूमरेशन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इन्यूमरेशन टाइप्स इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करती है, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, इसकी भी यही पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, इस पे इक्वल्स टू स्ट्रिंग, इस तरह के सारे ऑपरेशंस जो कि इस तरह के सारे ऑपरेशंस जो कि ऑब्जेक्ट की क्लास में होते हैं वो सब इसके अंदर भी होंगे, ठीक है। आगे चला गया, एक मिनट। ठीक है, और इसकी क्लास क्या है, सिस्टम डॉट इनम, ये बेस टाइप ऑफ ऑल इन्यूमरेशन टाइप्स है, ठीक है। प्रोवाइड्स ऑपरेशंस ऑन इन्यूमरेशंस, ठीक है, ये एक मेथड है गेट नेम, ठीक है, ये नजर आ रहा है गेट नेम। ये आप जब भी कोई इनम बनाएंगे तो उसमें ये मेथड भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप इससे उस इन्यूमरेशन का नेम भी गेट कर सकते हैं, उस वैल्यू का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेम भी आप गेट कर सकते हैं, इसका भी तरीका है, लेकिन इसकी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर होती हैं, और लेकिन आप नेम भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। गेट वैल्यूज का भी मेथड है, जिसे सारी वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना के, अगर आपने सारी आइटरेट करनी है फॉर लूप से या इस तरह, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट मेथड इसमें अवेलेबल होती हैं। अरेज क्या होती हैं, सी में पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा। एरेज क्या होती हैं? सर सिमिलर डेटा टाइप की लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एरे यूज होती है। जी बिल्कुल, अगर आपने सिमिलर डाटा टाइप की लिस्ट मेंटेन करनी है, अगर आपने फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाने हैं 10, 20 या 100, लेकिन सिमिलर डाटा टाइप है उनकी, तो आप उनको बेहतर तरीके से रख सकते हैं एक अरे बनाकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिए इंट, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स a इज इक्वल टू न्यू इंट, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3, यानी कि 3 साइज की अरे बनाई है, ठीक है। b एक और अरे बनाई, उसमें साइज नहीं रखा बल्कि उसमें वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज रखी हैं, इसका साइज भी 3 ही होगा, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं कि न्यू के बजाय डायरेक्टली 3, 4, 5 इसमें वैल्यूज आ गई, ठीक है। और ये तो प्रिमिटिव टाइप होगी इंट। इसके अलावा रेफरेंस टाइप को आप यूज कर सकते हैं, उस रेफरेंस टाइप की भी आप अरे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लास आपने बनाई है, उसकी अरे भी बना सकते हैं, ठीक है। 10 साइज की बना सकते हैं, तो उसमें 10 रेफरेंसेस होंगे, यानी कि 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह आप स्ट्रक्चर की भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर की भी बना सकते हैं, 10 साइज रखेंगे तो उस स्ट्रक्चर के 10 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, कोई ये बता सकता है? मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती हैं? जावा में नहीं पढ़ी मल्टी डायमेंशनल अरेज? सर कॉलम और रोज में जब हमें डेटा लेना हो तो तब हम मल्टी डायमेंशन एरे यूज करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने कॉलम और रोज में लेना हो, अगर इसको मैं बेहतर तरीके से ये इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज तो हो, लेकिन हर इंडेक्स पे एक अगेन लिस्ट हो, ठीक है, तो वो मल्टी डायमेंशनल अरे हो जाएगी। इसकी यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, जावा में तो शायद आपने एक ही पढ़ी होगी। यहाँ पे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरेज की दो टाइप्स हैं, एक जैक्ड है और एक है रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। जैक्ड अरेज ये होती हैं कि एक इस डायग्राम से देखते हैं, इस डायग्राम से बेहतर समझ आएगा। जैक्ड अरेज ये होती हैं कि जैसे जावा में आपने बनाई होंगी, जैसे इंट 2 बार ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर a इज इक्वल टू न्यू इंट, आगे एक बार उसकी साइज डिफाइन कर दिया 2, और उसके बाद साइज नहीं डिफाइन किया। 2 का मतलब क्या है कि वैसे जो जो अरे है वो 2 साइज की होगी, ठीक है, उसमें इंडेक्स क्या होंगे 0 और 1, फिर हर इंडेक्स पे आगे नई अरे डाल दी है,
A0 इज इक्वल टू न्यू इंट 3, ठीक है, और न्यू इंट 4। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से ये समझने की कोशिश करें कि A0 पे एक अरे है 3 साइज की और A1 पे अरे है 4 साइज की, ठीक है, ये डायग्राम से समझने की कोशिश करें। लेकिन एक और अरे होती है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब ये है कि मोर कॉम्पैक्ट है और मोर इफिशिएंट है, मतलब ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी, मतलब इसके हर इंडेक्स पे इक्वल साइज अरेज होंगी। जैसे यहाँ पे बनाई है न्यू इंट 2,3, इससे क्या होगा, 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर अरे है। लेकिन जैक्ड अरे रेक्टेंगुलर नहीं होती, हर इंडेक्स पे आप डिफरेंट साइज अरे रख सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। आप ये दोनों टाइप्स की अरेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अरेज के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, हम सबको पता है। जब अरे की लेंथ गेट करेंगे, सिंगल अरे है, ये मल्टी डायमेंशनल नहीं है, सिंपल अरे है, इसकी लेंथ गेट करेंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर मल्टी डायमेंशनल इस तरह की होगी जिसका साइज 3 रखा है और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 4 साइज की अरे डाल दी है, ठीक है, उसके बाद अगर बी डॉट लेंथ करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 3। लेकिन बी जीरो डॉट लेंथ करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 4, ठीक है। और ये प्रिंट करने का जो सिंटेक्स है, करली ब्रैकेट्स में 0, कोमा करली ब्रैकेट्स में 1, और इसका तो मैंने आपको बता दिया कि 0 की जगह पे कोमा के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा और 1 की जगह पे दूसरा एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बी डॉट लेंथ और बी जीरो डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ से 3 प्रिंट होगा और बी जीरो डॉट लेंथ से 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे जो अरे है उसका साइज 4 है, ठीक है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर अरे एक बना ली मैंने 3,4, अब सी डॉट लेंथ करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 12। 12 क्यों प्रिंट होगा, 12 इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि टोटल एलिमेंट्स उसमें 12 आ सकते हैं, यानी कि जो भी रेक्टेंगुलर अरे में आप साइज रखेंगे 3,4, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा सी डॉट लेंथ का, 4 से 12, ठीक है, तो 12 इसकी लेंथ प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सी डॉट गेट लेंथ 0, इससे रोज प्रिंट हो जाएंगी यानी कि 3, और सी डॉट गेट लेंथ 1, इससे हमारी कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे यानी कि 4, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। इसके अलावा आप सिस्टम डॉट अरे भी यूज कर सकते हैं, ये एक बिल्ट इन हमारे पास क्लास है सिस्टम डॉट अरे, जो कि हमें कुछ यूजफुल ऑपरेशंस प्रोवाइड करती हैं अरे के, ठीक है। जैसे अरे डॉट कॉपी, मैंने 2 अरे बनाई, एक में वैल्यूज हैं, अरे ए में हमारे पास वैल्यूज हैं 7 to 5, और अरे बी में अभी सिर्फ मैंने साइज रखा है लेकिन वैल्यूज कोई नहीं है, तो मैं ए की वैल्यूज बी में कॉपी करना चाहता हूँ। मुझे एक तरीका तो ये है कि मैं लूप लगा दूं, लूप से सारी ए अरे को ट्रेवर्स करूं और बी में वैल्यू एक एक करके डालता रहूं। लेकिन एक बेहतर तरीका मेरे पास ये है कि मैं सिस्टम डॉट अरे की क्लास यूज करूं, उसका मेथड है कॉपी, अरे डॉट कॉपी ए कोमा बी, यानी कि सोर्स जो कि ए है, फिर डेस्टिनेशन जो कि बी है, ए से वैल्यूज कॉपी करनी है बी में, कोमा 2 यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज कॉपी करनी है, 0 और 1 इंडेक्स वाली, क्योंकि बी का साइज 2 है, ठीक है। कितनी वैल्यूज कॉपी करनी है ये भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक मेथड है अरे डॉट सॉर्ट, उसमें कोई भी आप अरे देंगे उसकी वैल्यूज को वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। ये कौन सी सॉर्टिंग लगाता है, बबल सॉर्ट वगैरह, ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बबल सॉर्ट लगाता है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n होनी चाहिए मेरे ख्याल से। स्ट्रिंग की क्लास, इस स्लाइड में जो जो चीजें हैं ज्यादातर हमें अब पता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग की देख चुके हैं कि एक नया रेफरेंस बनता है जब भी हम कुछ चेंज करते हैं उसमें, ठीक है। कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, ये मैं आपको बात पहले समझा चुका हूं, आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, बेशक एक करैक्टर भी चेंज करते हैं, तो वो एक नई स्ट्रिंग बना देता है हीप में, ठीक है, एक नई स्ट्रिंग बना देता है, पुरानी वैल्यू चेंज नहीं होती।
अगर पुरानी वैल्यू कहीं भी यूज नहीं हो रही होगी तो बाद में उसको गार्बेज कलेक्टर उसको क्लीन कर देगा मेमोरी से। गार्बेज कलेक्टर भी अब हमें पता है, ठीक है, जनरेशन में डील करता है, जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2, ठीक है, इम्यूटेबल है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास यूज करनी चाहिए, उससे स्ट्रिंग बनानी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास यूज कर सकते हैं आप स्ट्रिंग की यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और इसको कैसे बनाएंगे, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, यूं, ठीक है, यूं बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास, आप यूं यूज करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और उसको प्रिंट करते हुए s.toString कर देंगे। इसमें हमारे पास मेथड भी है रिमूव, ठीक है, कोई भी सब स्ट्रिंग इसमें से रिमूव करनी हो, जैसे el, ये रिमूव मैं कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ el की जगह पे कोई और कैरेक्टर्स, ठीक है, इंसर्ट भी कर सकता हूँ, इसमें कोई नए कैरेक्टर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ मेथड हैं इसमें, कॉपी का, अपेंड लाइन, अपेंड, इसके एंड पे कोई चीज ऐड करनी है मैंने, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया, अपेंड हो गया। अब ये इस स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास यूज करने से हमें ये फायदा हुआ कि ये उसी स्ट्रिंग के रेफरेंस में इसने चेंजेस किए। क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि ये एक नया न्यू स्ट्रिंग बिल्डर का रेफरेंस है, ये रेफरेंस हीप में स्टोर हुआ होगा जो, और इसका रेफरेंस इस वेरिएबल में होगा, एस वेरिएबल में, जो कि स्टैक में है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसी के अंदर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस तो कर सकते हैं ना हम। स्ट्रिंग्स लेकिन इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग अगर मैं कोई नहीं बनाता हूँ तो 2 स्ट्रिंग्स हो जाएंगी मेमोरी में, ये चलिए ठीक है। कंकैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के एंड पे कोई चीज ऐड करना चाहते हो प्लस डाल के आप कर सकते हैं, या शुरू में भी डाल सकते हैं कोई चीज, ठीक है, प्लस डाल के आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये अपेंड किया वर्ल्ड, ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग बना लूं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू वेलकम, s1 इज इक्वल टू s1 प्लस, इस तरह प्लस कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, वेलकम इमरान। कैन बी इंडेक्स्ड, फॉर एग्जांपल si, मतलब जिस तरह अरे होती है ना कि आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं, इसमें भी गेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग है एक s, उसका वेरिएबल है, तो s आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिखता हूँ 0, तो इस हेलो का h रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी h वो रिटर्न हो जाएगा। 1 लिखूंगा तो e रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर सकता हूँ s डॉट लेंथ करके। स्ट्रिंग्स आर रेफरेंस टाइप्स, ठीक है, रेफरेंस सेमेंटिक्स इन असाइनमेंट, ठीक है, ये रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टाइप की तरह ही ये डील किया जाएगा, ठीक है। बट देयर वैल्यूज कैन बी कंपेयर्ड विद इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसको आप इस तरह की कंडीशन लगा सकते हो, इफ एस इज इक्वल टू हेलो, इस तरह कंपेयर कर सकते हो जिस तरह वैल्यू टाइप्स कंपेयर होती हैं, लेकिन ये है रेफरेंस टाइप है, ठीक है। क्लास स्ट्रिंग डिफाइंस मेनी यूजफुल ऑपरेशंस। अगर आप क्लास कैपिटल एस वाली यूज करते हो, जैसे मैंने तो भी स्मॉल एस वाली यूज की है, आप कैपिटल एस वाली स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, तो उसमें कई मेथड्स हैं, कंपेयर टू, इंडेक्स ऑफ, स्टार्ट्स विद, सब स्ट्रिंग, इस तरह के मेथड्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उस क्लास के अंदर वो आप यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है, सबसे आसान डेफिनेशन है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या हैं, कैसे बनती हैं? आप प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया पॉइंट टाइप का, अब इसमें पब्लिक इंट x, y,
2 वेरिएबल इसके अंदर बना दिए। अब इसमें इन टाइप की 2 वैल्यूज होंगी x और y, ठीक है, लेकिन ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गई पॉइंट, क्योंकि अब आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हो पॉइंट p, ठीक है, जैसे यूजेज में पहले ये स्टेटमेंट लिखी है पॉइंट p, इस तरह आप इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये अपनी अपनी टाइप के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो। इसका अंदर कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, पब्लिक पॉइंट इंट x कोमा इंट y, इस तरह आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। कोई और मेथड भी बना सकते हो, मूव टू, ठीक है। जब आप इसको यूज करोगे तो आप इनिशियलाइज करते हैं पॉइंट p से। जब इसमें कोई आपने पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो पॉइंट p इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 3,4, इसका 3,4 वाला कंस्ट्रक्टर यूज हो गया, जिसमें 2 वैल्यूज जाती हैं x, y, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके आप इसका बना सकते हो, ठीक है। अब इसके या तो आप इस तरह कंस्ट्रक्टर यूज करके भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, या इस तरह भी कर सकते हो कि p डॉट x इज इक्वल टू 1, p डॉट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। मेथड कॉल भी कर सकते हो p डॉट मूव टू, ठीक है, और दूसरी ऑब्जेक्ट्स को असाइन भी कर सकते हो, वैल्यू असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट q एक नया बना लिया आपने वेरिएबल, उसमें p डाल दिया, सारी फील्ड्स उसमें असाइन हो जाएंगी, x की वैल्यू x को असाइन हो जाएगी, ठीक है, y की y को। स्ट्रक्चर्स आर वैल्यू टाइप्स, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप है, लेकिन स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप है। क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रेफरेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्स हमारे वैल्यू टाइप्स हैं। A structure declaration allocates an object directly on the stack or within some other object. इसका जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो स्टैक पे जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू टाइप है, ठीक है। या फिर अगर आप ये स्ट्रक्चर किसी क्लास के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, और वो क्लास का ऑब्जेक्ट हीप पे जाएगा, जाहिर है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स मस्ट नॉट डिक्लेयर अ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, इसमें आप पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है पॉइंट इंट x कोमा इंट y, ये वाला जो दूसरी लाइन है स्ट्रक्चर के अंदर, ये कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर वाला। आप पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है जो कि खत्म नहीं होता। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर एक है, आप दूसरा फिर ज़ाहिर नहीं बना सकते। क्लास का तो ये होता है कि क्लास में पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन अगर आप पैरामीटर वाला कोई कंस्ट्रक्टर बनाएं तो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर चाहिए तो आपको खुद से एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा, यानी कि पैरामीटर वाला अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उसके साथ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब पैरामीटर वाला बनाया तो पैरामीटर लेस खत्म हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हमेशा होता है, ठीक है, तो इसमें आप नहीं बना सकते। तो आप इसको अगर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर से इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह बना सकते हैं, p इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, आगे पैरामीटर्स के बगैर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये क्या करेगा, इनिशियलाइजेस फील्ड्स टू जीरो, इंटीजर वैल्यूज जो इंट x और y हैं इनकी वैल्यू जीरो रख देगा, और कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज हो रहा है उसको नल और बूलियन को फॉल्स, ठीक है। समझ आई ये बात? कोई बता सकता है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई और बता सकता है? सर जी सर स्ट्रक्चर और क्लास में अब सिंपल अब यही डिफरेंस होगा कि कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस है, क्योंकि अब तो हमने पढ़ा, अभी आपने बताया कि स्ट्रक्चर में भी हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर मेथड्स भी डिक्लेयर अप कर सकते हैं। पहले तो हमने ये नहीं बात पढ़ी थी, आज इस बार ही पढ़ी है। तो अब इन दोनों में यही डिफरेंस रह गया है कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज उसमें बनते हैं, इसमें नहीं बना, डिफॉल्ट बना हुआ होता। इसमें हाँ जी ये एक डिफरेंस है कि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि खत्म नहीं होता। बाय डिफॉल्ट होता है, हमेशा होता है, खत्म नहीं होता। क्लास में तो ये होता है कि पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आप बनाएं तो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपको पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, अदरवाइज पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर आपको एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप्स हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस टाइप्स हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। रेफरेंस टाइप्स में और बड़े सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल में आपने बनाया, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बनाया क्लास c इज इक्वल टू न्यू क्लास करके, इस तरह करके कुछ बना लिया, ठीक है।
C1 भी फिर आपने एक वेरिएबल बनाया, C1 में अगर आप C असाइन करेंगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इधर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं कॉपी होगा, रेफरेंस कॉपी हो जाएगा। जैसे हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल दी, S और S1 दोनों एक ही स्ट्रिंग को रेफर कर रहे थे, ठीक है, वो इस तरह डील होगा फिर क्लास का। लेकिन स्ट्रक्चर्स में ये बात नहीं है। जब स्ट्रक्चर में आप कॉपी करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है यूजेज में आखिरी लाइन, पॉइंट Q इज इक्वल टू P, तो ये रेफरेंस कॉपी नहीं हो रहा, वैल्यूज कॉपी हो रही हैं, ठीक है, एक्स इसके अंदर जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो कॉपी हो जाएंगी क्यू के अंदर, तो ये एक रेफरेंस को पॉइंट नहीं कर रहे, ठीक है, इसमें वैल्यूज कॉपी हो गई हैं, ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं दोनों वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है कि जब भी आपको वैल्यू टाइप्स चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज कॉपी करनी है या इस तरह का कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो आप वैल्यू टाइप्स को यूज करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सर इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं करते, क्लास से डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो हीप में मेमोरी क्रिएट करते हैं और ये स्टैक पे। सही है सर, थैंक यू। इसके अलावा बाकी सबको भी समझ आ गया, सब सुन रहे हैं या बस सो गए हैं? अच्छी तरीके से सुन लें क्योंकि मैंने आज असाइनमेंट भी देनी है, ठीक है, असाइनमेंट भी मैंने आज देनी है, और असाइनमेंट में आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो आपने डायरेक्टली मुझे मैसेज करना है, मैं खुद आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी से कॉपी करने से बेहतर है आप मेरे से समझ के उसको खुद कर लें, ठीक है। क्लासेस, क्लास क्या होता है हम लोगों को सबको पहले पता है, लेकिन थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि क्लास, एक रेक्टेंगल की क्लास फॉर एग्जांपल बनाई, इसमें सबसे पहली लाइन आपको दिख रही है पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट का स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाया था, ये उसका वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे इंट विड्थ और हाइट बनाए हुए हैं यहाँ पे, पब्लिक इंट विड्थ कॉमा हाइट, इसी तरीके से प्रिमिटिव टाइप्स के का जिस तरह हमने वेरिएबल बनाया उस तरह हम यूजर डिफाइंड टाइप्स के भी वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और आगे मेथड कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, एक बनाया हुआ है पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल पैरामीटरलेस है, ठीक है, दूसरा बनाया हुआ है पैरामीटर्स वाला, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे उसने बनाना था, इसलिए पैरामीटर वाला जब भी वो बनाएगा तो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है बाय डिफॉल्ट जो होता है, तो इसलिए उसको पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर भी एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ा। समझ आई, ये बात समझ आ गई। अब नीचे यूजेज कैसे है, रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया आगे, फिर उसकी विड्थ और हाइट से आगे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म किए, कोई मेथड कॉल किया, ठीक है, फिर नीचे रेक्टेंगल R1 इज इक्वल टू आर की है, अब क्या होगा कोई बता सकता है? आपको तो बताना चाहिए जिसको मैंने अभी अभी समझाया है। सर इसमें आर के अंदर जो वैल्यूज आई है वो R1 में भी कॉपी हो जाएगी, लेकिन एज अ रेफरेंस। हाँ लेकिन आपको ये आपने एंड वाली लाइन ठीक बोली है कि एज अ रेफरेंस, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, आपको ये बोलना चाहिए कि रेफरेंस कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जो आर ओके सर। वेरिएबल बना हुआ है इसमें कोई रेफरेंस है किसी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट हीप के अंदर है, उसका रेफरेंस वेरिएबल आर में है, वही रेफरेंस कॉपी हो जाएगा R1 में। अब दोनों वेरिएबल्स पॉइंट करें एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मेमोरी में हीप में एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको ये R1 और R दोनों पॉइंट करें, ये रेफरेंस असाइनमेंट हुई है, ठीक है। Classes are reference types. Their objects are allocated on the heap. The new operator allocates an object and calls its constructor. ठीक है, classes में declare a parameterless constructor. Parameterless constructor भी declare कर सकती हैं, structure नहीं कर सकते, ये बात याद रखने वाली है। Structures parameterless constructor नहीं declare कर सकते क्योंकि उनमें by default एक होता है, तो एक और नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। Classes में declare a parameterless constructor. डिफरेंसेस थोड़े से यहाँ पे और लिखे हैं कि क्लासेस के हैं, रेफरेंस टाइप्स हैं, हीप पे लोकेट होती हैं, स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप्स हैं, स्टैक पे लोकेट होती हैं, ठीक है। क्लासेस में इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है, ठीक है, ऑल क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस नहीं होती, एक स्ट्रक्चर का आगे आप चाइल्ड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन बट दे आर कंपैटिबल विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैटिबल होते हैं, ठीक है, ये हम स्ट्रक्चर्स वाली स्लाइड में भी देख चुके हैं। क्लासेस में कैन इंप्लीमेंट इंटरफेसेस,
कोई इंटरफेस बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है कोई क्लास, स्ट्रक्चर्स भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस को। क्लासेस में डिक्लेयर अ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर्स में नॉट डिक्लेयर अ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लासेस में डिस्ट्रक्टर भी हो सकता है जो कि वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और स्ट्रक्चर्स में कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है। क्लासेस में डिस्ट्रक्टर का ये मकसद होता है कि अगर क्लास में मैंने किसी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, प्रिमिटिव टाइप्स भी यूज किए हैं और किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हैं, तो वो सारों को ऑब्जेक्ट्स को नल कर दूं मैं, तो फिर वो ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। जब सारे ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर इनर ऑब्जेक्ट्स को मैं नल कर दूंगा, फिर उसके बाद वो क्लास में मेमोरी कम लेगी, उसके बाद जब वो क्लास बताते खुद भी कहीं यूज नहीं होगी तो वो गार्बेज कलेक्शन उसको कलेक्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट की क्लास क्या होती है, बस ये 3 स्लाइड्स और पढ़ लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट की क्लास मैंने बताया बेस क्लास ऑफ ऑल रेफरेंस टाइप्स, तमाम रेफरेंस टाइप्स की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी क्लास के साथ अगर नहीं भी लिखा कि वो किसी और क्लास को एक्सटेंड करिए, तब भी वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की ही चाइल्ड क्लास होगी। और ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं जो कि सब क्लासेस में आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट, जैसे कि इक्वल्स, टू स्ट्रिंग, गेट हैश कोड, ठीक है। कैन बी यूज अ स्टैंडर्ड टाइप ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट इज ओबीजे, ये इस तरह इसका बना सकते हैं हम वेरिएबल। कंपाइलर मैप्स ऑब्जेक्ट टू सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये। असाइनमेंट कैपेबिलिटी है कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंट भी मैंने आपको असाइन करके दिखाया, बल्कि कि ऑब्जेक्ट में इंट भी असाइन करते हैं, इंटीजर वैल्यू भी आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट में आप कोई भी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसमें इसके वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, न्यू रेक्टेंगल जैसे किया है, क्योंकि रेक्टेंगल की पेरेंट क्लास तो ये ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है। इसमें कोई अरे भी डाल सकते हैं, न्यू इंट 3, यानी कि हर चीज इसके अंदर असाइन कर सकते हैं आप। इसका फायदा क्या होगा अगर हर चीज में असाइन कर सकते हैं? इसका फायदा ये होगा कि कोई मेथड मैंने बनाया पुश, कोई भी मेरे पास टैग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं उसमें हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को रख सकता हूँ। लेकिन मैं ये कैसे अचीव करूंगा कि मैं पुश का मेथड बनाया, उसमें मैंने पैरामीटर लिख दिया ऑब्जेक्ट एक्स, अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जब भी ये मेथड पुश का कॉल होगा, आप न्यू रेक्टेंगल करके भी इसमें डाल सकते हो, न्यू इंट करके उसमें अरे भी डाल सकते हो इंटीजर टाइप की, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर जा सकता है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी, तो ये बात समझ आ गई कि इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसमें एक ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर लिख देंगे अगर किसी भी मेथड में, तो उसमें एज एन आर्गुमेंट आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाल सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, हर चीज डाल सकते हैं, ठीक है। एक जेनेरिक किस्म का हो जाएगा ये। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, हमने एक चीज देखी थी, टाइप कास्ट लिखा हुआ था एक स्लाइड में। मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम टाइप कास्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो टाइप कास्ट का क्या मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको करके दिखाई थी, ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओबीजे 3 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू इसके अंदर साइन हो सकती है, तो ये कहलाती है बॉक्सिंग। यानी कि आप किसी प्रिमिटिव टाइप को किसी रेफरेंस टाइप में डालें तो ये बॉक्सिंग कहलाती है, ठीक है। अनबॉक्सिंग क्या होगी कि उसी ऑब्जेक्ट को आपने वापस प्रिमिटिव टाइप में असाइन करना है, तो आप उसमें टाइप कास्ट करते हैं, ये इस तरह ब्रैकेट लगा के इंट लिख देते हैं उससे पहले, तो ये टाइप कास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अनरैप हो जाती है, अनबॉक्सिंग हो जाती है। ये हमें जेनेरिक किस्म का बिहेवियर प्रोवाइड कर देती है। जेनेरिक किस्म का बिहेवियर प्रोवाइड कर देती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वही बात है कि जिस तरह स्टैक की मैंने एग्जांपल दी, उस तरह क्यू की एग्जांपल भी हो सकती है। क्यू कोई बना ली हमने, उसमें इन क्यू और डी क्यू के मेथड हैं, ठीक है। इन क्यू ऑब्जेक्ट लिख दिया पैरामीटर में,
तो जब भी इस मेथड को हम कॉल करेंगे उसमें आप किसी और क्लास का वेरिएबल बना के सॉरी ऑब्जेक्ट बना के डाल सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है, हर किस्म की वैल्यू आप उसमें डाल सकते हैं। और जब DQ करेंगे तो वो DQ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उसको आप अनबॉक्सिंग करके यानी कि टाइप कास्टिंग करके ब्रैकेट में इंट लिखेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट में रेक्टेंगल लिखेंगे तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये होगी अनबॉक्सिंग, ठीक है। एक ट्रू किस्म की जेनरसिटी भी है, मतलब जेनेरिक हमें आगे एक और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है जनरल मेथड को जेनेरिक करने का कि उसमें किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट या वैल्यू जा सके और उसमें से रिटर्न भी हो सके किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट या वैल्यू, ठीक है, फिर उसको हम अनबॉक्स कर सकें, ठीक है। अब हमें पता है कि पहली वैल्यू हमने रेक्टेंगल डाली थी, तो हम पहली वैल्यू DQ करने के बाद उसको रेक्टेंगल में टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमने इंटीजर डाली तो इंटीजर में हम उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे कलेक्शन जो भी हैं जेनेरिक और कलेक्शन, सॉरी। असाइनमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये असाइनमेंट मैं अभी गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं चाहते आप ये असाइनमेंट में डालूं, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मल वे तो यही है कि गूगल क्लासरूम पे मैं डाल दूं और वहीं पे सर आप लोग गूगल ये सबमिट क्लास पे करें। डाल, हाँ जी, और वहीं पे सर आप लोग गूगल सबमिट भी करें, सही है, क्लास पे डाल। ठीक है। तो ये असाइनमेंट है कि राइट अ सिंपल कंसोल एप्लीकेशन विद मेन मेथड एंड यूज एटलीस्ट 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स शोन इन लेक्चर स्लाइड्स। हमने ऑपरेटर्स कई किस्म के पढ़े हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उनमें से कोई भी 10 ऑपरेटर्स आपने यूज करके दिखानी है। आसान सवाल है, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, उनमें सिर्फ 10 यूज करके दिखाने हैं आपने। जैसे प्लस और माइनस तो मैंने यूज करके भी दिखाया था हेलो वर्ल्ड वाली एग्जांपल में, ठीक है, प्लस माइनस और असाइनमेंट मैंने आपको यूज करके दिखाया था। इसी तरह आप यूज कर सकते हैं, कोई कैलकुलेटर टाइप चीज भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ 10 ऑपरेटर्स आपने यूज करने हैं। दूसरा सवाल है कि ड्रॉ द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग लूप्स एंड कंडीशंस। ये वाला पैटर्न बनाना है लूप्स और कंडीशन से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जिस हद तक आपसे बन सके उस हद तक आपने ये जमा करा देना है। अच्छे मार्क्स आपको मैं दे दूंगा, लेकिन करना आपने खुद है, कॉपी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है जो सब लोग एक अगर कोशिश करेंगे तो सबका डिफरेंट ही बनेगा, किसी भी हद तक बनेगा तो डिफरेंट ही बनेगा। एक बंदे का फॉर एग्जांपल हाफ ऐसा पैटर्न बन गया तो ये बात तो नहीं हो सकती कि किसी और का भी ऐसा ही हाफ पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, तो ये कॉपी पता लग जाएगी, इसलिए इसमें कॉपी ना कीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले 2 लूप्स लगाने हैं, एक मिड तक आएगा, इस मिड वाली जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इस वाली लाइन तक ये लूप चलेगा, फिर दूसरा लूप यहाँ से नीचे चलने के लिए भी है, ठीक है, ये 2 लूप्स हो गए। अब इन दोनों लूप्स में आगे फर्दर इनर लूप्स भी हैं और कंडीशंस भी हैं। आप कॉलम नंबर और रो नंबर चेक करके इफ से चेक करेंगे और उसमें आप चेक करेंगे कि आपने स्टैटिक प्रिंट करना है या एक्स प्रिंट करना है या क्वेश्चन मार्क या ओ प्रिंट करना है, ठीक है, इफ कंडीशन से आप चेक करेंगे कि कौन सी रो और कॉलम है, उस हिसाब से प्रिंट करेंगे आप, ठीक है। गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है और गूगल क्लासरूम पे प्रेफरेबल मैं आपको ये कहूंगा कि ये कि आप इस तरह के नाम रखें कि पहले आप एडिट नंबर लिखें फिर आगे नेम लिखें, इससे आपके मार्क्स जो लगेंगे वो फिर बाद में लिस्टों वगैरह पे उतारने में आसानी होगी, दूसरा आपके ग्रेड्स वगैरह कोई ज़ाया नहीं होंगे किसी किस्म के, ठीक है। इसमें कोई असाइनमेंट में सवाल है, ये आपको मैं दे देता हूँ नेक्स्ट वीक में जो हमारी ट्यूसडे क्लास होनी है उस तक डेडलाइन दे देता हूँ, ठीक है, उस क्लास से पहले पहले आपने जमा करा देना है, बल्कि उससे एक दिन पहले ही जमा करा दें, 12 बजे तक का टाइम दे दूंगा, ठीक है। कोई सवाल असाइनमेंट में? अच्छा, यही फाइल में पेस्ट करना चाहते हैं आप कोड या अलग अलग अपनी फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं? सर जैसे आपके वैसे कर लेंगे। मेरे ख्याल से अलग अलग करें अपलोड, आप अपने अपनी फाइल कोड की फाइल अलग अलग अपलोड करें, उससे ये होगा कि मुझे रन करने में आसानी होगी और मार्किंग में जल्दी कर दूंगा, और उससे ये भी फायदा है क्या है कि आगे जाके हम लोगों को पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आगे विंडोज एप्लीकेशन का डिजाइन भी होगा, हर चीज होगी, तो वो आप एक फाइल में पेस्ट नहीं कर सकते, वो फिर एक अजीब सी चीज हो जाती है, उसको चलाने में मुश्किल होती है, एरर आते हैं, सारा कुछ,
तो पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड कराऊंगा मैं, तो मेरे ख्याल से फाइल ही अपलोड करें शुरू से, या आप अपनी अपनी कोड फाइल ही अपलोड करें। चलिए मैं बाद में बनाता हूँ असाइनमेंट। लेक्चर में कोई सवाल हो? ये स्लाइड्स मैंने अपडेट कर दी हैं, वहाँ पे थोड़ी सी एक दो चेंजेस थे वो मैंने कर दिए। 54 स्लाइड तक हमने पढ़ा है और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जेनेरिक्स कलेक्शंस हैं, इंटरफेसेस पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ये चीजें इस तरह की कुछ। सर जी सर जो असाइनमेंट है उसमें कोड हमने वर्ड में पेस्ट करके दें कि पूरी सी इसमें सर विजुअल स्टूडियो की जो फाइल्स बनती है उसको हम लोग दें? विजुअल स्टूडियो की मैं वही कह रहा हूँ, बेहतर ये है कि वही दें। चलिए सही है या सर। पूरा प्रोजेक्ट दे दें, या उसमें जो इस तरह की एक फाइल जैसी CS फाइल बनी है जिस तरह, या ये दोनों फाइल्स यस इस तरह सर, करके दे दें, या पूरा प्रोजेक्ट जिप करके दे दें, विनर से रार सही है करके दे दें, इस तरह कुछ कर लें, बेहतर ये है। सर। क्योंकि आगे जाके आपको मैं वही बता रहा हूँ ना कि आगे जाके पूरा प्रोजेक्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फ्रंट एंड डिजाइन भी होता है और पीछे बैक एंड कोड भी होता है, तो वो सारी चीज पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। तो अभी से ये बेहतर है कि हम पूरा प्रोजेक्ट ही लें, इसी फॉर्मेट से चलें हम। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि असाइनमेंट खुद कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ये चीज़ आ जाएगी, और आ जाएगी तो आप लोगों का ही फायदा है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है, आपको फेल करके या आपको पास करके। लेक्चर में भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लें मेरे से, बेशक बाद में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बुरा मनाते हैं टीचर्स के क्लास के अलावा पूछा जाए, क्लास में नेक्स्ट क्लास में ही पूछें या इस तरह कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, आपका सवाल हो उसी टाइम बेशक पूछ लें आप, ठीक है। और इससे ये भी एक मुझे अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसमें ये चीज़ जज करना बहुत मुश्किल होता है कौन सा बंदा अटेंशन पे कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो अगर आप सवाल करेंगे मुझे उसी से पता लगेगा कौन सा बंदा अटेंशन पे कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और जो जितनी अटेंशन पे करता है मैं उतना ही उसको फैसिलिटेट करता हूँ मार्किंग करते हुए। अगर उसके कोई सवाल गलत भी हो जाए मैं उसको मार्क्स दे देता हूँ। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।